Hello friends, so welcome to this video. We will start from the hallmark number 4 in this video. So let's start. तो hallmark number 4 है हमारा इवेजन ऑफ सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस. ठीक है, तो एपोप्टोसिस में से क्या होता है? एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है. तो जो भी सेल जिसमें कि तुम्हारा जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है या फिर जिसमें भी तुम्हारा जीन में डिफेक्ट आ गया जो कि एबनॉर्मल है, तो उससे क्या होगा? वो वाले सेल्स एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देगा सेल. ठीक है, मतलब वो वाले सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय कर देगी बॉडी एपोप्टोसिस के थ्रू. ठीक है, तब एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल्स क्या क्या रहते हैं? तो उसके लिए सिग्नल रहते हैं जैसे कि है हमारा जितने भी येलो वाले में हाईलाइटेड है ना, वो सारे फैक्टर्स हैं जो एपोप्टोसिस कराते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ROS है. ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, रेडिएशन, केमिकल्स. इससे क्या होगा? डीएनए डैमेज हो जाएगा. डीएनए डैमेज से क्या होगा? डीएनए डैमेज होगा तो हमारा P53 का रिस्पॉन्स आएगा. और P53 क्या कराता है? P53 या तो एपोप्टोसिस करा देगा या तो परमानेंट सेल साइकिल स्टॉप कर देगा विच इज़ सेनेसेंस, है ना, या तो फिर डीएनए रिपेयर कराएगा. डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता तो एपोप्टोसिस या फिर सेनेसेंस होता है. ठीक है, तो ये फिर P53 का रिस्पॉन्स आएगा यहाँ. ठीक है, और अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो एपोप्टोसिस के लिए जाएगा वो सेल, मतलब इसमें एपोप्टोसिस से वो ख़त्म हो जाएगा. और क्या फैक्टर्स कर सकते हैं एपोप्टोसिस को? तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड सर्वाइवल सिग्नल्स. तो ये क्या करेंगे? बाक्स और बाग जीन जो है हमारे, ये एपोप्टोटिक जीन है, प्रो एपोप्टोटिक जीन है, इनको एक्टिवेट करेंगे. तो इससे क्या होगा? एपोप्टोसिस का पाथवे चालू होगा. हमने पहले भी एपोप्टोसिस का पाथवे पढ़ा है. क्या होता है कि ये जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है, ये जब एक्टिवेट होते हैं तो इससे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाता है. और उससे साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वो APAF1 क्या है? एपोप्टोसिस एसोसिएटेड फैक्टर 1. ठीक है, APAF1. ठीक है, तो इसके साथ बाइंड करके कैस्पेसेस 9 को एक्टिवेट करता है. इसको इनिशिएटिंग कैस्पेस बोलते हैं. ठीक है, उससे फिर बाकी कैस्पेसेस एक्टिवेट होते हैं 3, 6, 7 ये. ठीक है, और फिर एपोप्टोसिस हो जाती है. ठीक है, सेल की डेथ हो जाती है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ER स्ट्रेस या फिर अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा? इससे भी बाग्स और बाग जीन जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे फिर हमारा एपोप्टोसिस हो जाएगा. अब कैंसर कैसे एपोप्टोसिस से बचता है? ये वही तो हमारा हॉलमार्क है ना, इवेजन ऑफ सेल डेथ. ये तो नॉर्मली होता है कि ये जो जो भी येलो में हाईलाइटेड है, ये सारे फैक्टर्स एपोप्टोसिस कराते हैं और कैंसर डेवलपमेंट को रोकते हैं. ठीक है, लेकिन कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स जो हैं वो कैसे एपोप्टोसिस से बच जाते हैं? वो कैसे ट्यूमर कॉज करते हैं? क्योंकि वो एपोप्टोसिस से बच जा रहे हैं. तो कैसे बच जा रहे हैं? तो उसमें क्या होता है? इधर म्यूटेशन इन P53 हो जाए. P53 में अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो फिर वो एपोप्टोसिस नहीं कराएगा. या तो फिर ओवर एक्सप्रेशन, ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है ना. अगर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ MDM2 हो गया. MDM2 क्या है? MDM2 डिग्रेड करता है P53 को. ठीक है, तो अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा यानी P53 जो बन रहा है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, तो उससे भी जो है P53 का रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, जिससे कि हमारा सेल जो है, ट्यूमर सेल जो है, वो एपोप्टोसिस के पाथवे से एस्केप करके वो अपना प्रोलिफरेशन कर पाएगा. ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? BCL2, BCLXL या MCL1, ये कौन सी जीन्स हैं? तो ये हैं हमारे एंटी एपोप्टोटिक जीन्स. तो इनका ओवर एक्सप्रेशन हो तो ये प्रो एपोप्टोटिक जीन्स को एक्टिवेट नहीं होने देंगे और हमारा फिर उसके बाद ट्यूमर डेवलपमेंट होगा. तो ये कैसे होते हैं? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से हो सकते हैं या फिर लॉस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो RNA से हो सकते हैं. क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से किस में होंगे? तो फॉलिकुलर लिम्फोमा में होंगे. ये हम पढ़ेंगे WBC डिसऑर्डर्स में, फॉलिकुलर लिम्फोमा को. ठीक है, अभी एक और फैक्टर है जिससे कि एपोप्टोसिस से बच सकते हैं उन लोग, वो है इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस प्रोटीन. ठीक है, अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा तो भी जो है हमारे ट्यूमर सेल्स एपोप्टोसिस से बच जाएंगे. ठीक है, तो कैंसर सेल्स बिफोर थेरेपी, थेरेपी के पहले क्या होता है? इसमें डीएनए डैमेज, हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मिसफोल्डेड प्रोटीन क्रिएट स्ट्रेस. ये सब स्ट्रेस तो करते ही हैं. स्ट्रेस तो, सेलुलर स्ट्रेस तो होता ही है बिफोर थेरेपी भी. लेकिन आफ्टर थेरेपी कौन सा थेरेपी? कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, है ना. इन सब से क्या होता है? ये स्ट्रेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो ये स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और एपोप्टोसिस हो जाता है इनका. ठीक है, किससे? कीमो और रेडिएशन थेरेपी से.
ठीक है। तो ये है इसके कीमो और रेडिएशन के का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या कैसे ट्यूमर्स को वो सप्रेस करते हैं, क्यों ट्यूमर डेवलपमेंट को। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट हॉलमार्क आता है, विच इज़ हॉलमार्क नंबर 5, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है? जैसे कोई सेल है तो वो एक लिमिट में ही अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, यानी कि वो जो सेल डिवीजन रहता है वो कुछ लिमिटेड रहता है हर सेल के लिए। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब फिर वो सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हमारे ट्यूमर सेल में क्या होता है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो कैसे होता है, तो उसके 3 मैकेनिज्म हो सकते हैं। क्या क्या? तो पहला है इवेजन ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस वही है परमानेंट अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल या सेल डिवीजन। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक सेल रहता है वो मैक्सिमम 60 to 70 टाइम्स जो है सेल डिवीजन कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, सेनेसेंस के लिए हमने देखा है कि P53 इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। तो ये जो है सेल साइकिल का अरेस्ट कराता है, परमानेंट सेल साइकिल के अरेस्ट को ही हम सेनेसेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ट्यूमर सेल्स में क्या होता है, जेनेटिक और जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए या फिर एपिजेनेटिक एब्रेशन हो तो ये सेनेसेंस को बाईपास कर देते हैं। ठीक है। तो जो जीन्स हैं जो हमारा सेनेसेंस करा रहे हैं, है ना, या प्रोटीन्स हैं, तो वो सब जो है वो डिफेक्टिव बनते हैं, उसमें म्यूटेशन आता है या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं जिनके कारण कि वो उनका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है ऐसे जीन्स का या प्रोटीन्स का, है ना, जो कि हमारा सेनेसेंस करवाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ट्यूमर सेल्स सेनेसेंस को बाईपास कर देंगे और ट्यूमर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, इवेजन ऑफ माइटोटिक स्ट्रेस। होता क्या है ना कि जो हमारे सेल्स हैं, हमारा जो मतलब सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्रोमोसोम में क्या होता है, टीलोमियर्स होते हैं। टीलोमियर्स क्या होते हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए रहता है, टर्मिनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए रहता है। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या है, ये टीलोमियर जो है ना ये शॉर्ट होते जाते हैं, इसकी लेंथ जो है ना कम होती जाती है जैसे जैसे वो सेल डिवाइड करता है, मतलब जितने बार सेल डिवीजन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली रेजिस्टेंस टू सेनेसेंस डजेंट मेक इमॉर्टल। ये भी जैसे हमने देखा ना कि ये जो हमारा फैक्टर 1 था इसमें सेनेसेंस को बाईपास कर दिया इसने। तो इस सिर्फ सेनेसेंस को बाईपास करने से कोई सेल इमॉर्टल नहीं हो जाएगा। अगर वो सेनेसेंस को बाईपास भी कर लिया ना तो देखो होता क्या है, टीलोमियर्स जो है मैं बताया जैसे कि वो शॉर्टन होते जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये टीलोमियर्स इरोड्स ड्यू टू सेल डिवीजन। ठीक है। अब जब ये इरोड हो जाते हैं, व्हेन इरोडेड दे आर सेंस्ड एज डीएनए ब्रेक्स। ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शनल P53 रहेगा, ठीक है, तो एपोप्टोसिस हो जाएगा उसका। और अगर मान लो P53 म्यूटेट हो गया है, नॉन फंक्शनल है, तो नॉन होमोलोगस एंड्स जॉइन, यानी कि जो 2 क्रोमोसोम रहेंगे उसके जो नॉन होमोलोगस एंड्स जो हैं वो जॉइन कर जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या बनता है, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है कुछ इस टाइप का। ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम, इस टाइप के दोनों क्रोमोसोम जॉइन करते हैं। ठीक है। ये एंड्स जॉइन कर लेते हैं इसके। ठीक है। तो इस फिर क्या होगा, फॉर माइटोटिक सेग्रीगेशन ये वापस से सेपरेट होंगे तो वापस डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक्स फॉर्म होंगे। तो ये जो साइकिल है ना ये बार बार होगी। ठीक है। कौन सी, ये वाली, नॉन होमोलोगस एंड्स जॉइन और माइटोटिक्स, ये फिर डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा और फिर हमारा जो है माइटोटिक सेग्रीगेशन से डीएनए ब्रेक्स फॉर्म होंगे। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल। तो ये रिपीट होगा बार बार, तो इससे क्या होगा, माइटोटिक कैटास्ट्रॉफी आएगी और उससे सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये देखो यहाँ P53 से एस्केप कर गया था वो, यानी कि सेनेसेंस से एस्केप कर गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल रिपीट होंगे और उससे सेल डेथ होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, माइटोटिक क्राइसिस, प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर्स। टीलोमियर्स क्या होते हैं, तो स्पेशल डीएनए सीक्वेंसेस एट क्रोमोसोमल एंड्स दैट बाइंड सेवरल टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, टीलोमरेज एंजाइम है। टीलोमरेज क्या करता है, जो टीलोमियर्स जो छोटे हुए थे उनकी लेंथ को बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है। ठीक है। तो नॉर्मली ये सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो कैंसर सेल्स में क्या होगा कि ये
टीलोमरेज का एक्सप्रेशन होने लगता है। तो यहाँ क्या लिखा है, जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं, इन कैंसर सेल्स इन क्राइसिस दे मे रिएक्टिव दे मी रीएक्टिवेट, ये रीएक्टिवेट कर सकते हैं टीलोमेरेज एंजाइम को। तो इससे क्या होगा, टीलोमेयर की लेंथ मेंटेन होगी और फिर ये माइटोटिक कैटेस्ट्रॉफी जो देखे थे हम अभी यहाँ पर, ये माइटोटिक कैटेस्ट्रॉफी इसमें नहीं जाएंगे तो सेल डेथ इनकी नहीं होगी, तो सेल डेथ से बच जाएंगे ये। ठीक है, तो और दे मे अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में जो है नॉर्मली हमारा टीलोमरेज रहता है, तो टीलोमरेज क्या करेगा, टीलोमेयर की लेंथ को बढ़ा देगा, तो स्टेम सेल से ओरिजिनेशन हो सकता है उनका, विच ऑलरेडी हैव टीलोमरेज। इन 85 to 95% ऑफ ट्यूमर एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमरेज इज प्रेजेंट। ठीक है, बाय ईदर मैकेनिज्म। कौन से दोनों मैकेनिज्म, या तो ये रीएक्टिवेशन हो या तो फिर स्टेम सेल से ओरिजिनेशन हो उनका। ठीक है, देन हम थर्ड मैकेनिज्म देखते हैं, सेल्फ रिन्यूअल। तो सेल्फ रिन्यूअल इसमें क्या होता है, इट मीन्स ईच टाइम स्टेम सेल डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेल्स रिटेन द स्टेम सेल प्रॉपर्टी। यानी इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा ना स्टेम सेल से डेरिवेशन हो रहा है, तो वैसे ही जो है कैंसर सेल्स में सेल्फ रिन्यूअल यानी कि स्टेम सेल जैसी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो स्टेम सेल जैसी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, जैसे हमारे सोमैटिक सेल्स हैं तो वो आखिर स्टेम सेल से ही बने ना, स्टेम सेल्स डिवाइड हुए फिर डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन ले लिए और वो सोमैटिक सेल्स कहलाने लगे, क्योंकि उनमें जो है स्टेम सेल वाली प्रॉपर्टी चली गई और डिफ्रेंशिएशन हो गया इसलिए। ठीक है, तो या तो वो डेवलप हो यानी कि या तो वो मतलब कन्वर्ट हो जाएं स्टेम सेल में। ठीक है, स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी डेवलप कर लें, या तो फिर वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाएं। डी डिफ्रेंशिएट यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन हुआ था जिससे वो स्टेम सेल्स सोमैटिक सेल्स बने थे वो रिवर्स हो जाए और वापस स्टेम सेल बन जाए। तो उसमें क्या होगा, स्टेम सेल क्या करते हैं, जैसे एक सेल दो सेल्स में डिवीजन हुआ, दो डॉटर सेल बने, तो इसमें से या तो दोनों या तो एक, मतलब मिनिमम एक सेल जो है, एटलीस्ट एक सेल जो है वो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को रखेगा और उससे क्या होगा, सेल डिवीजन वो कर पाएगा। तो उसमें टीलोमेयर शॉर्टनिंग नहीं होगा और वो रिपीटेड डिवीजन कर पाएगा। ठीक है, तो यही है यहाँ पर, दे कन्वर्ट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स इनटू सेल्स विद दिस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, तो सेल्फ रिन्यूअल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और दे कन्वर्ट बैक डी डिफ्रेंशिएट सेल्स टू स्टेम सेल्स। ठीक है, it is important to eradicate these cancer stem cells for complete cure. They have high resistance for conventional therapies. क्यों, इसके दो रीजंस हैं कन्वेंशनल थेरेपीज से हाई रेजिस्टेंस इनका क्यों है, ड्यू टू लो रेट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टर सच एज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस फैक्टर MDR1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे एंजियोजेनेसिस, है ना, विच इज़ द सिक्स्थ हॉलमार्क। ठीक है, तो जो एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नई वेसल्स का फॉर्मेशन। नई वेसल्स का फॉर्मेशन मतलब एंजियोजेनेसिस, नई वेसल्स के फॉर्मेशन को न्यू एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक ट्यूमर है वो अगर ब्लड वेसल्स का नया ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं कराएगा तो क्या होगा, उसके पास से उसका वेस्ट नहीं रिमूव हो पाएगा, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, वो एडिक्वेट नहीं रहेगा सारे सेल्स में। तो वैसे डिवाइडिंग सेल्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उसमें, ऑक्सीजन स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इसमें न्यू एंजियोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मैक्सिमम ट्यूमर ग्रोथ विदाउट एंजियोजेनेसिस पॉसिबल इज़ 1 to 2 mm, यानी 1 to 2 mm से ज़्यादा बड़ा ट्यूमर नहीं ग्रो हो सकता जब अगर एंजियोजेनेसिस का हॉलमार्क उसमें डेवलप ना हो। ठीक है, न्यू एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस जब तक नहीं होगा तब तक वो 1 to 2 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो नई वेसल्स बनती हैं वो भी ऐसा बहुत परफेक्ट नहीं रहती हैं, वो लीकी और डायलेटेड होती हैं। ठीक है, और हैफाजार्ड कनेक्शन पैटर्न होता है उनका। ठीक है, तो ये कैसे देखते हैं, हम एंजियोग्राम करेंगे ना तब हमको दिखेगा कि पूरी डाई फैल गई है तो लीकी रहती है वो वेसल्स ऐसा। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट तो नहीं रहती लेकिन उसके लिए काम हो जाता है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, वेस्ट उसका रिमूव हो जाता है और ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो इससे और उसकी ग्रोथ बढ़ती है ट्यूमर की। ठीक है, दैट इज़ वो ट्यूमर के ग्रोथ को, ट्यूमर के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देन ट्यूमर काफ़ी टाइम तक स्मॉल रहता है और फिर जहाँ उसका एंजियोजेनिक स्विच चालू होता है यानी कि उसमें एंजियोजेनेसिस चालू होती है तो फिर न्यू एंजियोजेनेसिस होता है और ग्रोथ ऑफ ट्यूमर होने लगता है। मतलब एक लिमिटेड साइज़ तक ट्यूमर ग्रो होगा। ठीक है, और वो साइज़ उसका लिमिटेड रहेगा कुछ समय तक। ठीक है, फिर उसमें जो है एंजियोजेनेसिस का हॉलमार्क वो एक्वायर करेगा और न्यू एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ ट्यूमर वापस से कंटिन्यू होगी। ठीक है,
तो एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं कुछ जो न्यू एंजियोजेनेसिस कराते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं, तो ट्यूमर सेल्स रिलीज़ कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेटिंग इन्फ्लेमेटरी सेल, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं जो ब्लड से आ जा रहे हैं ट्यूमर के साइड पे, वो इनको रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से हो सकते हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड स्ट्रोमल सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। देन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो एंजियोजेनेसिस करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रहता है जैसे VEGF एंड BFGF, ठीक है। तो VEGF क्या है, वेजिटेटिव एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और BFGF क्या है, बेसिक फाइब्रिनोजन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो इनसे न्यू एंजियोजेनेसिस होगा। तो ये कैसे आएंगे, तो जब हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर अल्फा एक्टिवेट होगा। ये क्या कराएगा, हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है, जब ट्यूमर का साइज़ बढ़ते जा रहा है अब, लेकिन इतना ट्यूमर बढ़ गया है कि अब उनको एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पा रहा, तो हाइपोक्सिया डेवलप होगा। हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो उससे हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर अल्फा एक्टिवेट होगा, जो VEGF और BFGF का रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। उससे न्यू एंजियोजेनेसिस होगा और फिर वापस ग्रोथ उसकी ट्यूमर की कंटिन्यू हो पाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ हमारे ड्राइवर म्यूटेशंस होते हैं जो कि ट्यूमर सप्रेसर्स को डीएक्टिवेट करते हैं और ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करना है उनका गेन ऑफ फंक्शन, तो गेन ऑफ फंक्शन किसका होगा, रास और MYC का, ठीक है। और लॉस ऑफ फंक्शन किसका होगा, P53 का, ठीक है। तो इनके तो इससे भी जो है लॉस और गेन ऑफ फंक्शन से भी जो है एंजियोजेनेसिस प्रमोट होती है, ठीक है। जो P53 रहता है वो नॉर्मली थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 रिलीज़ करता है विच डिक्रीजेज VEGF, और VEGF क्या करा रहा था, हमारा न्यू एंजियोजेनेसिस, यानी वो इनडायरेक्टली न्यू एंजियोजेनेसिस को कम करता है, न्यू एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है कौन, P53। तो अगर नॉर्मली P53 नॉर्मली काम कर रहा है तो क्या करेगा, वो थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 को रिलीज़ करवाएगा, थ्रोम्बोस्पोंडिन 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, VEGF को कम कर देगा और न्यू एंजियोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब ड्राइवर म्यूटेशन जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ P53 हो जाएगा तो उसमें VEGF को कम करने वाला ये थ्रोम्बोस्पोंडिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा, या बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होगा। और गेन ऑफ फंक्शन ऑफ रास और MYC जीन होगा तो ये भी प्रमोट करेंगे तुम्हारा न्यू एंजियोजेनेसिस को, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड क्या हो सकता है, तुम्हारा ट्यूमर सेल्स और स्ट्रोमल सेल्स, ये कुछ प्रोटीजेज रिलीज़ करते हैं। प्रोटीजेज अभी हम नेक्स्ट उसमें हॉलमार्क में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं ECM को, ECM यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसको डिग्रेड करते तो उससे भी कुछ हमारे फैक्टर्स निकलते हैं जैसे BFGF, ठीक है। और कुछ रहते हैं एंजियोस्टैटिन एंडोस्टैटिन, ये क्या है, एंजियोस्टैटिन और एंडोस्टैटिन, ये हैं न्यू एंजियोजेनेसिस को जो तुम्हारे इनहिबिट करेंगे, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एंजियोस्टैटिन आता है तुम्हारा प्लाज्मिनोजन से और एंडोस्टैटिन आता है कोलाजन से, ठीक है। उसके बाद इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ये हमारा नेक्स्ट हॉलमार्क है, यानी 7th है शायद से, हाँ ये 7th हॉलमार्क है हमारा, ठीक है। तो यही मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का, ठीक है। क्यों, इन्वेजन और मेटास्टेसिस में होता क्या है कि जो ट्यूमर सेल है वो एक जगह जो उसका प्राइमरी साइट है वहाँ से कुछ सेल्स डिसलॉज होते हैं, कहीं और जाके सेटल होते हैं, और जहाँ पर भी वो सेटल हुए वहाँ पर नई ग्रोथ करवाते हैं, नया ट्यूमर फॉर्मेशन कराते हैं। तो ऐसे जो है बॉडी में ट्यूमर फैलते जाता है, सिर्फ एक साइट पे लिमिटेड नहीं रहता, वो मल्टीपल साइट्स पे स्प्रेड हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम मेटास्टेसिस, ठीक है। और इन्वेजन, जिससे कि वो ट्यूमर सेल्स वहाँ से निकल करके मतलब जो ट्यूमर सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटास्टेसिस के लिए क्या करना है इसको, कि इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, जो एक होस्ट का इम्यून डिफेंस सिस्टम है उसको ओवरकम करना है, और जहाँ पर नए इन्वायरमेंट में जाके लॉज होगा, वो जहाँ सेटल होगा, जहाँ नया ट्यूमर ग्रोथ कराना है, सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ होने वाली है, उस माइक्रो इन्वायरमेंट में उसको अडेप्ट करना होगा। तो ये दो चैलेंजेस हैं उसके सामने, किसके सामने, ट्यूमर सेल्स के सामने, मेटास्टेसिस करने के लिए। क्या क्या, कि अगर वो ब्लड से या फिर तुम्हारे लिम्फ वेसल से अगर जा रहा है ना, तो उसको, या फिर जो डायरेक्ट सीडिंग रूट भी रहता है उसमें भी हमारे जो इम्यून डिफेंस रहता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसको वो इम्यून डिफेंस को भी ओवरकम करना है, और जहाँ नया जगह जाके लॉज होगा वहाँ पर उस माइक्रो इन्वायरमेंट पे भी अडेप्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे मेटास्टैटिक कैस्केड में क्या क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें रहता है हमारा क्या प्रोसेस, किस सीक्वेंस में प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा इन्वेजन ऑफ ECM, ठीक है, इन्वेजन ऑफ ECM।
यानी कि ईसीएम को इन्वेड करके उसको निकलना है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। और फिर क्या होगा हमारा वेस्कुलर डिसेमिनेशन, यानी कि जो वेसल्स के थ्रू उसका एक साइड से दूसरे साइड में जाना, फिर टिश्यू होमिंग, दूसरे टिश्यू में जाके लॉज करना, और कोलोनाइजेशन, वहाँ पर नया ग्रोथ करवाना, ठीक है। तो इन्वेजन ऑफ ईसीएम में 4 प्रोसेस हैं हमारे, ठीक है। क्या क्या हैं? तो हैं लूजनिंग ऑफ ट्यूमर सेल टू ट्यूमर सेल इंट्रैक्शन। तो जैसे ट्यूमर है तो इसमें सारे सेल्स आपस में बाइंड रहते हैं, ठीक है, कुछ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स के कारण से, ठीक है। तो जो है उसमें जो जंक्शन रहता है उसको लूजन अप करके, ताकि वो ट्यूमर सेल्स का जो मास है उससे अलग हो सके, तो लूजनिंग ऑफ ट्यूमर सेल टू ट्यूमर सेल इंट्रैक्शन होता है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करेगा। अटैचमेंट टू रीमॉडल्ड ईसीएम कंपोनेंट, एंड देन माइग्रेशन एंड इन्वेजन ऑफ ट्यूमर सेल्स, ठीक है। फिर यहाँ से माइग्रेट करेंगे और दूसरे और इन्वेड करेंगे, ठीक है, दूसरे टिश्यू में जाके। उसके लिए फिर वेस्कुलर डिसेमिनेशन होगा, यहाँ से निकलने के बाद इनका वेस्कुलर डिसेमिनेशन, टिश्यू होमिंग और कोलोनाइजेशन होगा, जैसे हमने देखा है। तो अभी हमारा आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ईएमटी। ईएमटी क्या होता है? ईएमटी होता है एपिथेलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन, ठीक है, एपिथेलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन। तो इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स के जो मार्कर्स हैं उनका वो कम हो जाते हैं सेल के अंदर, और मीजेनकाइमल सेल्स के जो मार्कर हैं वो बढ़ते हैं। तो डाउन रेगुलेशन ऑफ एपिथेलियल सेल मार्कर और अप रेगुलेशन ऑफ मीजेनकाइमल मार्कर्स। एपिथेलियल मार्कर क्या हो सकता है? ई कैड्रिन। ई कैड्रिन क्या है? इंटरसेलुलर प्रोटीन है जो एपिथेलियल सेल्स में ही होता है। और वहीं मीजेनकाइमल सेल्स में क्या होता है? इंटरसेलुलर वो वाइमेंटिन होता है। तो ई कैड्रिन का डाउन रेगुलेशन होगा, वाइमेंटिन का अप रेगुलेशन होगा, ठीक है। ईएमटी इज इंटीग्रल टू मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। अभी इन्वेजन ऑफ ईसीएम, यानी कि वो कैसे इन्वेड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो लूजनिंग होगा, ट्यूमर सेल टू ट्यूमर सेल इंट्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या होगा? ड्यू टू लॉस ऑफ ई कैड्रिन फंक्शन, क्योंकि ई कैड्रिन का फंक्शन अगर लॉस होता है है ना, मतलब ये ट्यूमर सेल टू ट्यूमर सेल इंट्रैक्शन लूजन अप कैसे होगा? ई कैड्रिन का डाउन रेगुलेशन हो रहा है ना यहाँ पर, जैसे हमने देखा है ईएमटी डाउन रेगुलेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसके डाउन रेगुलेशन से होगा, जैसे कि ये देखा हमने, है ना। या तो फिर लॉस ऑफ ई कैड्रिन फंक्शन, ये पैथोजेनिक म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन आ जाएगी जिसके कारण से ई कैड्रिन का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। तो दो दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, क्या क्या? ई कैड्रिन का या तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, या तो फिर साइलेंसिंग ऑफ ई कैड्रिन हो ईएमटी के द्वारा, यानी कि एंडो एपिथेलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन के कारण, ठीक ठीक है। तो अभी ईएमटी कंट्रोलिंग जीन्स कुछ इनका एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि स्नेल और ट्विस्ट, ठीक है, SNAIL, ये स्नेल और ट्विस्ट, ये किस में होगा? ब्रेस्ट कैंसर में होगा। वैसे ये किस में होगा? मेलेनोमा में। क्या है ये स्नेल ट्विस्ट? किसके क्या है? जीन्स है ये, ठीक है। तो जो स्नेल और ट्विस्ट जीन का म्यूटेशन होगा, है ना, वो ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड होगा। और अगर किस जीन का म्यूटेशन होता है तो वो मेलानोमा से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। देन डिग्रेडेशन ऑफ ईसीएम होगा, जैसे हमने देखा था पहले, लूजनिंग हुआ ट्यूमर सेल टू ट्यूमर सेल इंटरेक्शन, इसके बाद डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। फिर डिग्रेडेशन कैसे होगा? तो हमारे कुछ प्रोटीजेज होते हैं, जैसे हमने अपना एंजियोजेनेसिस में पढ़ा था, कुछ प्रोटीजेज होते हैं। प्रोटीजेज का नाम क्या है? मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीएज, ठीक है। कैथेप्सिन डी, यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं प्रोटीजेस। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीजेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं MMP, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीजेस, ठीक है, MMP। कैथेप्सिन डी और यूरोकाइनेज प्लाज्मिन एक्टिवेटर, ठीक है। एंड बाय इंड्यूसिंग स्ट्रोमल सेल्स को भी, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रोटीएज जो हैं MMP, ये क्या करते हैं? रीमॉडलिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन करेंगे, और रिलीज फैक्टर्स विच increase the malignant behavior of the tumor, ठीक है, और which are associated with the malignant behavior of the tumor। तो एक इम्पॉर्टेंट MMP है मैट्रिक्स मेटेलो प्रोटीएज है MMP9, ठीक है। तो ये क्या करता है? कोलाजन टाइप 4 कहाँ रहता है? हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है, राइट। कोलाजन टाइप 4 जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है उसको क्लीव करेगा, उसको तोड़ेगा, देन ये रिलीज़ कराएगा VEGF, जिससे एंजियोजेनेसिस का भी हॉलमार्क वो अक्वायर कर सके ट्यूमर सेल, और न्यू एंजियोजेनेसिस प्रोसेस प्रमोट हो। देन प्रोड्यूस क्लीवेज प्रोडक्ट्स,
जैसे कि कीमोटैक्टिक, एंजियोजेनिक, ग्रोथ प्रमोटिंग, ये सब। ठीक है, ये जितने भी क्लीवेज प्रोडक्ट रहेंगे ये क्या क्या काम करेंगे, तो ये कीमोटैक्टिक रहेंगे। एंजियोजेनिक, कीमोटैक्टिक यानी कि हमारे जो इन्फ्लामेशन वाले सेल्स हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, वो यहाँ आएंगे। फिर वो अभी हमने देखा था इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या हेल्प कर रहे थे, हमारे काफ़ी सारे साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, है ना। वो जो है काफ़ी सारे प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो एंजियोजेनेसिस कराएंगे, और ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स भी रिलीज़ होते हैं इसमें। ठीक है, देन MMP9 जो है इसका बेनाइन ट्यूमर में बहुत कम एक्टिविटी देखा जाता है। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर में इसका बहुत कम एक्टिविटी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस नहीं होना है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ठीक है, या तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर बेनाइन ट्यूमर में सिग्निफिकेंट एक्टिविटी होना चालू हो जाए तो वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन का फॉर्म ले सकता है। क्योंकि अगर MMP9 एक्टिवेट हो गया तो यानी कि मेटास्टेसिस हो रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है यानी वही मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, है ना। तो अभी हमने दो प्रोसेस को देख लिया कैसे वो हो रहा है, इन्वेट कर रहा है ECM को। पहला था लूजनिंग अप ऑफ ट्यूमर सेल टू ट्यूमर सेल इंट्रैक्शन। देन क्या हुआ, ECM का डिग्रेडेशन हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो कुछ प्रोटीजेस के द्वारा हुआ, जैसे कि हमारा MMP, है ना, और फिर कैथेप्सिन डी, है ना, और फिर ऐसे और भी प्रोटीजेस थे। ठीक है, उसमें से हमने MMP9 के बारे में कुछ जाना। तो ट्यूमर सेल का जो इंटेग्रिन्स का इंटेग्रेसल एस्पेक्ट है सेल का उसमें। ठीक है, एक्सपेक्ट लिखा है, सॉरी एस्पेक्ट होना चाहिए। बेसल एस्पेक्ट ऑफ सेल में ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ एडिशन होगा तो इसमें एपोप्टोसिस आता है, इसको हम बोलते हैं एनोइकिस, एनोइकिस। ठीक है, ये ठीक है, तो ये MCQ में आ सकता है। तो क्या है कि जैसे कोई ट्यूमर सेल है तो उसके इंटेग्रिन जो है उसके बेसल सरफेस पे ही लिमिटेड है। ठीक है, वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, उसके अलावा नहीं है। अगर वो डिटैच होगा तो उसके इंटेग्रिन्स को सेंस कर लेंगे सेल्स और फिर उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा। लेकिन जो फ्री, अब ट्यूमर सेल को तो अपने साइट को छोड़ के जाना है ना, तो जो ट्यूमर सेल फ्री होते हैं, ठीक है, तो वो डेथ से रेजिस्टेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि अदर इंटेग्रिन्स मिटिगेट द लॉस ऑफ एडेशन ऑफ एडिशन टू ECM। ठीक है, ऐसा उन लोग वो करते हैं। इसका लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी कि के जा रहा है, तो सेल्स मस्ट अटैच टू ECM एट देयर लीडिंग एज एंड डिटैच फ्रॉम द मैट्रिक्स एट ट्रेलिंग एज एंड कॉन्ट्रैक्ट द एक्टिन साइटोस्केलेटन टू रिट्रैक्ट फॉरवर्ड। इस तरीके से वो क्या है, अपना ECM को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, मूवमेंट स्टिमुलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर्स, जो कि ट्यूमर सेल से जो साइटोकाइन्स रिलीज हो रहे हैं वो हैं। ठीक है, और फिर है क्लीवेज प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट। हमने देखा क्लीवेज प्रोडक्ट्स थे कुछ। ठीक है, क्लीवेज प्रोडक्ट्स कौन बना रहा था, तो प्रोटीजेस जो थे जो ECM को डिग्रेड कर रहे थे उन्हीं से बन रहे थे क्लीवेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, then stromal cell derived paracrine factors like hepato like hepatocyte growth factors, scatter factor etc. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज से बाइंड कर लेंगे और मोटिलिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, देन वेस्कुलर डिसेमिनेशन, होमिंग और कोलोनाइजेशन कैसे हो रहा है, तो जो सेल निकल रहा है अगर मान लो सेपरेट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं वो मेटास्टेसिस कराएगा। ठीक है, नॉट ऑल सेपरेटेड सेल गिव राइज टू मेटास्टेसिस, दे माइग्रेट एज मल्टीसेलर एग्रीगेट्स। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया कि सारे जो भी सेल सेपरेट हुआ है अपने ट्यूमर से वो मेटास्टेसिस नहीं करा पाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि ये अक्सर जो माइग्रेट करते हैं सेल्स, वो सिंगल सेल बहुत कम ही होता है ये माइग्रेट करता है, यूजुअली मल्टी सेलर एग्रीगेशन में ही वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब मल्टी सेलर एग्रीगेट्स में ही क्यों माइग्रेट करते हैं, तो इसके तीन पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। होमोटाइपिक एंड हेट्रोटाइपिक इंट्रैक्शन प्रमोट और इन्हांस द सर्वाइवल इन सर्कुलेशन। ठीक है, देन एक्सप्रेस एनाइनिक साइट एक्सप्रेस करता है, पॉलीफॉस्फेट साइट एक्सप्रेस करता है, जिससे कि फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। और स्टेबलाइजेशन एंड इजी लॉजिंग, देखो क्या होता है ना कि अगर एक सेल रहेगा तो ये नहीं कर पाएगा, अगर मल्टीपल सेल्स रहेंगे तो ये एनाइनिक साइट्स एक्सपोज करेंगे। ठीक है, जिसमें जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 12 है उससे वो एक्टिवेट होगा। एनाइनिक फॉस्फेट साइट्स पे ही जो है हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट होता है। तो वो एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, फाइब्रिन डिपोजिशन होगा, किस में, जो हमारे मल्टी सेलर एग्रीगेट जा रहे हैं। अब फाइब्रिन डिपोजिशन हो गया तो उसका जो लॉजिंग है वो
और आसान हो पाएगा, और वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है होस्ट का उसको भी उससे ही बच पाएगा। ठीक है। देन अगर एक सेल रहेगा तो हो सकता है उसमें सारे हॉलमार्क्स ना हो, लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स रहेंगे तो उनके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिल करके हमारे मदद करेंगे किसमें, सारे जो अलग अलग हॉलमार्क्स थे उनको अचीव करने में। ठीक है। देन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेयर दे सेटल एंड ग्रो। ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, लोकेशन एंड वेस्कुलर ड्रेनेज ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि जहाँ प्राइमरी ट्यूमर है उसका जो लोकेशन है उधर से जो जो भी लिम्फ, अगर वो लिम्फेटिक्स के थ्रू मतलब स्प्रेड करने वाला ट्यूमर है, तो जहाँ भी जिस नोड में, जिस लिम्फ नोड में, जो फर्स्ट लिम्फ नोड होगा जहाँ पर वहाँ के लिम्फेटिक्स ड्रेन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ जा कर के वो सेटल हो सकता है, वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सकता है, वो नोड इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है। देन या फिर जो फर्स्ट ऑर्गन है उसके बाद, उसके ड्रेनेज के बाद, है ना, या ये ब्लड स्ट्रीम में हो सकता है या फिर लिम्फेटिक्स, दोनों में हो सकता है, तो वो ऑर्गन सबसे पहले सेकेंडरी साइट हो सकता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी सेकेंडरी साइट होने की, ट्यूमर के मेटास्टेसाइज होके वहाँ पर नया सेकेंडरी ट्यूमर डेवलपमेंट कराने की। ठीक है। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं हम। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का बोन से कोई एसोसिएशन नहीं रहता, लेकिन उसमें फिर भी मेटास्टेसाइज होकर बोन इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का एड्रिनल ग्लैंड्स में, और ब्रेन ट्यूमर का लीवर एंड बोन्स में। इसमें क्या है कि इन लोग का ऐसा लोकेशन या फिर वेस्कुलर ड्रेनेज से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे वेस्कुलर ड्रेनेज मतलब कि मान लो इसे ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो अब ब्रेस्ट कैंसर में जो लिम्फेटिक्स ड्रेन कर रहे हैं, या फिर जैसे ब्लड ब्लड जा रहा है कहीं पर, ठीक है, तो अब वो ऑर्गन ए को पहले ऑर्गन ए के पास गया, देन ऑर्गन बी के पास जा रहा है। अगर ऑर्गन ए में तुम्हारा ट्यूमर डेवलपमेंट हुआ है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर मेटास्टेसिस होती है तो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट जो दूसरे ऑर्गन का होगा वो ऑर्गन बी का हो सकता है। पर यहाँ पर एक्सेप्शन जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि इनका कोई ऐसा वेस्कुलर ड्रेनेज में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेटास्टेसिस होकर के यहाँ पर देखा जाता है, टिश्यू लॉजमेंट और सेकेंडरी ट्यूमर डेवलपमेंट देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन ट्रोपिज्म। तो ट्यूमर सेल्स एक्सप्रेस मॉलिक्यूल्स हुज लाइगेंड्स प्रेफरेंशियली दे प्रेफर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन, जैसे कि CD44 और नॉर्मल टी सेल्स आर यूज्ड, है ना, ये यूज़ करते हैं इस ट्यूमर सेल्स, इसको CD44 मॉलिक्यूल को, आर यूज्ड बाय दीज सेल्स टू माइग्रेट टू सिलेक्टिव लिम्फोइड टिश्यू। कुछ सिलेक्टिव लिम्फोइड टिश्यू तक जाने के लिए CD44 मॉलिक्यूल जो नॉर्मल टी सेल के ऊपर है उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। कीमोकाइन रिसेप्टर्स ऑन कैंसर सेल्स, ये कीमोकाइन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में जाते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जैसे कोई कोई कैंसर सेल है जो कि कीमोकाइन रिसेप्टर अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस वो कहाँ जाके लॉन्च कर सकता है, वो कहाँ जा सकता है, तो कीमोकाइन रिसेप्टर किससे बाइंड करेगा, कीमोकाइन से। तो जो भी ऑर्गन जो या टिश्यू जो कीमोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ जाएगा ये। ठीक है। वैसी फेवरेबल सॉइल यानी कि एबिलिटी ऑफ टिश्यू सेल टू अडेप्ट टू फॉरेन एनवायरनमेंट इज़ लिमिटेड। देखो जैसे हमने बताया था कि दो चैलेंजेस थे, एक तो होस्ट इम्यूनिटी से उसको डील करना था, और दूसरा था कि जो नया जगह पर जाके जहाँ पर सेटल होगा वहाँ के माइक्रो एनवायरनमेंट में अडेप्ट करे। तो सब जगह के माइक्रो एनवायरनमेंट जाके अडेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए जो है कुछ टिश्यू यूजुअली देखा जाता है कि वहाँ पर कोई ट्यूमर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं, ऐसे टिश्यूज़ हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स और स्प्लीन। इसमें जबकि स्प्लीन में तो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, काफ़ी जगह का होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्प्लीन में यूजुअली मैलिग्नेंसी नहीं देखी जाती है। यूजुअली देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन यूजुअली नहीं देखी जाती। ठीक है। तो इन लोग में रिच वेस्कुलर सप्लाई है फिर भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल सॉइल नहीं प्रोवाइड करते, जहाँ मतलब फेवरेबल माइक्रो इन्वायरमेंट नहीं रहता यहाँ पर, जिससे कि मैलिग्नेंट सेल्स यहाँ पर ग्रो कर सकें और सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करा सकें। ठीक है। हमारा नेक्स्ट 8th और लास्ट फैक्टर है इवेजन ऑफ इम्यून सर्वेलेंस। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है होस्ट का, इससे इम्यून सर्वेलेंस जो हो रहा है उससे बचना ट्यूमर्स को। ठीक है। तो नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी को स्कैन करता रहता है कि कुछ भी अगर एबनॉर्मल हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। तो मैलिग्नेंट सेल्स अगर वो उसने स्कैन करके डिटेक्ट कर लिया तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो कुछ ट्यूमर एंटीजन जिसके थ्रू वो डिटेक्ट करता है आर
पहला क्या होता है, न्यू एंटीजेंस। तो न्यू एंटीजेंस क्या होता है, जैसे ड्राइवर म्यूटेशंस कुछ हुई, ठीक है, या फिर पैसेंजर म्यूटेशन, कोई भी हो सकती है, ड्राइवर या फिर पैसेंजर, दोनों टाइप की म्यूटेशंस हो सकती है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन क्या होगी, ये होस्ट के इम्यून सिस्टम के लिए नया होगा ये सेल, ठीक है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो नया है, तो इसको सेंस करके किसी होस्ट का इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट रिएक्शन प्रोड्यूस करा सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि ऐसा जैसे ट्रांसलोकेशन होता है, डिलीशन एडिशन होता है, तो इससे क्या होता है, जो म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन से या तो कुछ नया प्रोटीन बन जाए, है ना, जो कि बॉडी डिटेक्ट कर पाए कि ये सेल्फ नहीं है, या तो फिर ऐसे प्रोटीन्स, जो कई प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में नॉर्मली एक्सप्रेस होते हैं बॉडी में, बहुत कम अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं, तो वो यूजुअली इम्यून सिस्टम उनको सेंस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उनका ओवर एक्सप्रेशन हो जा रहा है उन जीन्स का, तो उससे भी जो है इम्यून रिएक्शन हमारा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि बाय जीन एम्प्लीफिकेशन और एपिजेनेटिक फैक्टर्स दैट रीएक्टिवेट्स नॉर्मली साइलेंस जीन। एग्जाम्पल क्या है इसका, टायरोसिनेज, ठीक है, इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा अगर, तो नॉर्मली क्या होता है, इट इज़ expressed in very low amount and only in melanocytes that normally it is not detected by immune system। तो अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा टायरोसिनेज का, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। या फिर कैंसर टेस्टिस एंटीजन, तो नॉर्मली क्या होता है, स्पर्म में एक्सप्रेस होता है, तो स्पर्म में तो एमएचसी होता नहीं है हमारा, ठीक है, स्पर्म में एमएचसी नहीं होता, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कैंसर में जो है इसका अगर डिटेक्शन होता है इम्यून सिस्टम के द्वारा, तो फिर इम्यून रिएक्शन उसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब होस्ट के क्या क्या डिफेंस सिस्टम है जो कि मैलिग्नेंसी या किसी ट्यूमर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 फैक्टर्स हैं, पहले जो कि हम जानते ही हैं, CD8+ साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये क्या करते हैं कि ये MHC1 के ऊपर जो भी प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर वो नॉन सेल्फ हैं और उनको को स्टिमुलेटरी सिग्नल मिल रहा है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन CD4+ T सेल्स, ठीक है। तो ये जो है CD4, हम जानते हैं CD8 सेल्स को और क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स। CD4 को क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल्स। तो हेल्पर सेल्स भी काफ़ी सारे फिर साइटोकाइंस को एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट कर सकते हैं, बी सेल एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि हमारे एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करेंगे और फिर वो ट्यूमर सेल जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन नेचुरल किलर सेल्स, तो नेचुरल किलर सेल्स को कोई प्रायर सेंसिटाइजेशन नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि हमारा कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको कोई प्रायर सेंसिटाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये। तो एक्टिवेट किससे होते हैं ये, कौन, NK सेल्स, ये एक्टिवेट होते हैं इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 15 से, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब ये कई बार डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे तो मार देंगे, तो फिर ट्यूमर डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, फर्स्ट मैकेनिज्म है सिलेक्टिव ग्रोथ। जो इसमें ट्यूमर सेल्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन सेल्स का ग्रोथ करवाएंगे जिसमें कि एंटीजेंस नहीं है, ठीक है, एंटीजन नेगेटिव वेरिएंट से ग्रोथ कराएं। या तो सेकंड क्या हो सकता है, लॉस और डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ MHC1, यानी वो अपने सरफेस पे MHC ना बनने दें। MHC नहीं बनने देंगे तो कोई उसका प्रोटीन एक्सप्रेस हो नहीं पाएगा जिससे कि वो CD8+ T सेल उसको डिटेक्ट कर पाए। लेकिन ऐसे में भी नेचुरल किलर सेल्स उनको डिटेक्ट करके मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, T सेल का एक्टिवेशन को ही इनहिबिट कर दें, ठीक है। तो T सेल का एक्टिवेशन इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, कैसे कर सकते हैं वो, इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ CTLA4 ऑन APC, ठीक है। देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं, CTLA4, PDL1 और PDL2, ये सब क्या करते हैं, जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल रहता है वो इससे नहीं मिल पाता है, इसको इनहिबिट करते हैं। तो क्या होता है इससे कि जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो पाता उस सेल के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, बाय जीन एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन बढ़ सकता है, CTLA4 या फिर PDL1 और PDL2 का, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट हमारी कुछ थेरेपीज़ भी रहती हैं, ट्रीटमेंट भी रहते हैं, ये भी हम देखते हैं आगे। इसको बोलते हैं चेक पॉइंट ब्लॉकेड थेरेपी, ठीक है, चेक पॉइंट ब्लॉकेड थेरेपी। ये क्या, इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जो CTLA4, PDL1 और PDL2 या फिर PD1 रिसेप्टर जो हमारा T सेल के ऊपर होगा, है ना, इनको ब्लॉक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, या तो T सेल इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, PDL1 PDL2 को, या तो फिर ये होंगे ही नहीं, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, है ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, T सेल्स एक्टिवेट होंगे और अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएंगे जिससे कि ट्यूमर सेल्स किल होंगे, ठीक है। देन ये हमारा
ट्रीटमेंट है, ये कोई बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं है। क्या? चेक पॉइंट ब्लॉकेट थेरेपी, ठीक है, ये थेरेपी है। ठीक है, द फोर्थ मैकेनिज्म क्या हो सकता है जिससे कि ट्यूमर सेल्स को एक होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स मार सकता है, वो है, सॉरी, जिससे ट्यूमर सेल्स होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स से एस्केप कर सकते हैं, वो है इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स। से कुछ इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स का ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब उनके रिलीज को प्रमोट करते हैं, उनके सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10। ये क्या करेंगे कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को कम करेंगे। ठीक है, देन इंडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव रेगुलेटरी टी सेल्स हमारे 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक, हेल्पर, मेमोरी और रेगुलेटरी। ये 4 टाइप के टी सेल्स होते हैं। तो रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है उसको कम करते हैं, उसको ख़त्म करवाते हैं। तो इनको इंड्यूस कराते हैं, कौन? ट्यूमर सेल्स। इनको इंड्यूस कराएंगे तो क्या होगा? टी सेल्स का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिनसे 5 पॉसिबल वेज हैं जिनसे ट्यूमर सेल्स जो हैं एस्केप कर सकते हैं होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा मिसलिनियस पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो ट्यूमर सेल्स दैट हैव मिसमैच रिपेयर एंजाइम डिफेक्ट, उसमें क्या होगा? हाईएस्ट म्यूटेशन बर्डन होगा। तो मोस्ट लाइकली दे रिस्पॉन्ड टू चेक पॉइंट ब्लॉकेट थेरेपी। ठीक है, तो जिसमें भी जिस ट्यूमर सेल में हमारा मिसमैच रिपेयर एंजाइम का डिफेक्ट डेफिशिएंसी होगा, है ना, उसमें चेक पॉइंट ब्लॉकेट थेरेपी जो है अच्छे से काम करेगी। ठीक है, फिर ओनली अ सबसेट ऑफ ट्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू चेक पॉइंट ब्लॉकेट। हमने देखा किस में अच्छे से काम कर सकता है, तो जिसमें मिसमैच रिपेयर एंजाइम का डेफिशिएंसी हो रहा है। ठीक है, कैसे डेफिशिएंसी होगा? तो कुछ म्यूटेशन हो जाएगी जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके डेफिशिएंसी हो सकता है किसका? मिसमैच रिपेयर एंजाइम का। तो मिसमैच रिपेयर एंजाइम अगर नहीं है तो क्या होगा? उसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें जो है चेक पॉइंट ब्लॉकेट थेरेपी हमारी काम कर सकती है। काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब ऐसा रिसर्च में पाया गया है। ठीक है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ चेक पॉइंट ब्लॉकेट विथ अदर थेराप्यूटिक थेरेपी हैज़ बेटर रिजल्ट्स। जैसे कि देखो, मान लो अगर हो सकता है कोई CTLA-4 को एक्सप्रेस कर रहा है अपने ऊपर और कोई PDL-1 को। अब CTLA-4 जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने ऊपर, उसके लिए आपने PDL-1 वाला दिया तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। या फिर वो पहले मान लो PDL-1 तो एक्सप्रेस कर रहा था तो आपने दिया ड्रग, तो उसने रिस्पॉन्ड किया, पर अब रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया क्योंकि वो म्यूटेशन के कारण उसमें अब PDL-1 ना आके CTLA-4 एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, एंटी CTLA-4 और एंटी PDL-1, तो हमारा जो है बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो ये कहाँ पर बेटर रिजल्ट मिलता है हमारा? कौन से कैंसर में? तो मेलानोमा में हमने देखा है कि इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर हम एंटी CTLA-4 और एंटी PDL-1 को मिक्स करके देंगे तो। ठीक है, अगर इनका कॉम्बिनेशन देंगे तो। ठीक है, देन मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटीज एसोसिएटेड विद चेक पॉइंट ब्लॉकेड आर ऑटो इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेटरी डैमेज टू ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि देखो, CTLA-4 और PDL-1 PDL-2 ये सब क्या है? नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्यों काम आते हैं बॉडी में? कहीं सेल्फ प्रोटीन्स को, सेल्स को जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ना रिकॉग्नाइज कर पाए एज फॉरेन और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ना आ जाए, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन इसका होता है। लेकिन अगर हम चेक पॉइंट ब्लॉकेज थेरेपी का यूज़ करते हैं तो पूरे बॉडी में जनरलाइज तरीके से CTLA-4 और PDL-1 का की कमी होगी ना, सबको ब्लॉक करेगा वो, है। तो इससे क्या होगा? सेल्स भी किल कर सकती है, कर सकता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल्स भी किल कर सकता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। तो इससे क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो सकता है कुछ ऑर्गन्स को जो कि नॉर्मल है। ठीक है ना, तो ये सारे वेज थे जिनसे हमने वेस्ट, देखो हमने पढ़ा एंटीजेंस जिनके कारण कि इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है ट्यूमर सेल्स को। देन हमने पढ़ा होस्ट का डिफेंस सिस्टम जो कि एक्ट करेगा और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और अब हमने पढ़ा उसके बाद फिर मैकेनिज्म्स जिसके कारण से इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाते हैं ट्यूमर सेल्स और कैंसर कॉज कराते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे चेक पॉइंट ब्लॉकेज थेरेपी के लिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारे सारे हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर यहीं ख़त्म होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, thank you for watching this video, and if you like this video you can share it with your friends and